आज हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा हिस्सा जो बच गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एंड आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव के बारे में जाना। रिप्रोडक्शन में आपने अभी तक जान लिया है कि रिप्रोडक्शन किसे जान लिया, किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन? एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ प्रोजेनी। यस, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का पढ़ा आपने? दो। कौन कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? गैमीट्स आर फॉर्म एंड इट इज बाइपेरेंटल होता है ना? कम से कम दो पेरेंट तो चाहिए या बाइसेक्सुअल एक, है ना? जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिक है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम ह्यूमन में बात करते हैं तो ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। यस सर। उन्हें रिप्रोडक्शन से पढ़ने से पहले हमें कुछ ऑर्गन्स पढ़ने पड़ते हैं जो रिप्रोडक्शन को हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कौन कौन से? प्राइमरी एंड एसेसरी, और प्राइमरी और सेकेंडरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल के केस में क्या पढ़े आपने? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। और फीमेल के केस में क्या पढ़े आपने? अ पेयर ऑफ ओवरीज। दोनों की पोजीशन में फर्क है, लोकेशन में फर्क है ना? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेन है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल होता है, पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। एक थैली के अंदर होते हैं, पाउच के अंदर होते हैं, जिसे क्या, एक सैक के अंदर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि ये बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि स्पर्म के मैच्योरेशन, फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर लो चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो रहता है वहां का। दैट्स व्हाई दे आर आउटसाइड द एब्डोमेन। एसेसरी क्या पढ़े थे आपने इसमें? एसेसरी मेल है। हाँ 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 हाँ। कुछ ग्लैंड्स पढ़ी थी आपने, कौन सी ग्लैंड थी? प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हाँ, और सेमाइनल वेसिकल। वेसिकल्स। हाँ, ये याद रहना चाहिए, ये आपने पढ़े थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया हमने? क्योंकि दे फॉर्म गैमीट्स। ठीक, मेल गैमीट जो होता है उसे हम क्या कह रहे हैं? नाम क्या है उसका? स्पर्म। और गैमीट की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? हाँ, जब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस क्या है? तो वही होगा ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा, है ना? टेस्टिस क्या पूरा का पूरा एक ही बॉक्स होता है, एक ही पाउच होता है, या कुछ अलग होता है उसमें, या बटा होता है? वो बटा होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बटा होता है। कितने होते हैं लोब्यूल्स? लगभग 250। और ईच लोब्यूल्स में लगभग कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये फिगर है, याद रहनी चाहिए, है ना? इसलिए रिकॉल कराई जा रही है आपको दोबारा। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन होगा? पहले माइटोसिस और फिर मियोसिस होगा। माइटोसिस से क्या बनेगा? माइटोसिस जब होगा तो क्या बनेगा? स्पर्म मदर सेल है, उससे जब माइटोसिस होगा तो क्या, किसके नंबर्स बढ़ेंगे? स्पर्मेटोगोनिया के ही बढ़ेंगे।
तो फिर स्पर्मेटोगोनिया के बढ़ेंगे, जो स्पर्म को बनाएंगे आगे चल के, है ना, उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद उसमें मियोसिस टेक प्लेस। किस उम्र में होता है ये? प्यूबर्टी। क्या एज होती है मेल की प्यूबर्टी की? 13 ईयर्स। कितनी है? 13 ईयर्स के जब वो हो जाते हैं तब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है और एंड में क्या बन जाते हैं? एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं एंड में? 4। ये भी ध्यान रखना है ना, 4 स्पर्म बनते हैं। ये बातें याद रखनी है, डिफरेंस आएगा इसमें। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम किसमें? फीमेल में। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा? पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के अंदर किसका निर्माण होता है? ओवा का। इसका निर्माण होता है। क्या कभी ओवा बनता है ओवरी में? ओवरी क्या रिलीज करती है एंड टाइम में? सेकेंडरी oocyte, है ना। हालांकि एनसीईआरटी ने उसे जो है ओवा या ओवम ही कहा है ना, कई जगह इस्तेमाल किया है, तो हम भी कर लेते हैं कि भाई ओवरी ओवा बनाती है। ठीक है, किससे बनता है ओवा और कब बनता है? oogenesis होगा। ओवा का बनना oogenesis। oogenesis कब शुरू हो जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कोई एज होती है समाप्त होने की? वो एक बार 13 साल से शुरू हुए तो जीवन भर चलते रहते। क्या oogenesis की एज है? oogenesis कब होता है? oogenesis oogenesis का माइटोसिस तो हो चुका है, वो तो शुरू में ही हो गया, है ना। ऊगोनिया बन गए बहुत सारे हैं। अब उनमें फर्दर क्या होता है? डिवीजन होता है तो क्या बनता है? ऊगोनिया में जब फर्दर डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस आएगी। मियोसिस फर्स्ट की क्या आएगी? तो क्या बनेगा? प्राइमरी पोलिकल और क्या बनेगा बताओ? दो चीजें हैं, फॉलिकुलर जेनेसिस अलग है, oogenesis को अलग है। दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस करके पढ़ना है। भूल गए आप oogenesis में, शायद मुझे लगता है कुछ बातें, है ना। प्रोफेस फर्स्ट पे जाके अरेस्ट होती है oogenesis का बनना, और एक डेफिनेट, जितने भी ओगोनिया बने हैं उनमें से एक डेफिनेट संख्या बच जाती है ना, बाकी का फेगोसाइटोसिस हो जाता है और उनसे ही फिर आगे फर्दर डिवीजन होते हैं। एक बार और आपको oogenesis पढ़ा, घर पे जाके पढ़ना है, ठीक है। देखना उसे कि आप क्या चीजें मिस कर रहे हो उसमें। चलिए, oogenesis बन गया। oogenesis होने के बाद हमारे पास प्राइमरी या फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनता है, और क्या बनता है उसके साथ? सेकेंडरी oocyte बनता है क्या? फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बनता है। फिर ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा? है क्या होगा इसका? रुक गया यहीं पे। अब प्यूबर्टी एज आएगी। क्या आएगी? अब गर्ल्स की प्यूबर्टी एज आएगी, तब इसमें फर्दर डिवीजन प्रारंभ होगा। क्या होगा? फर्दर डिवीजन प्रारंभ होगा और वो डिवीजन आके कहां पे रुक जाएगा? मियोस माइटोसिस, मियोसिस सेकंड पे रुकेगा। कौन सी फॉर्म पे? मेटाफेस। मेटाफेस सेकंड पे रुकेगा। कहां रुकेगा? मेटाफेस सेकंड पे जाके अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ होगा वो कहां होगा? मेटाफेस सेकंड के बाद कहां बताया था मैंने? कल ही तो बताया था। उसके बाद की स्थिति कहां होनी शुरू होती है बताओ? हैं? मेटाफेज सेकंड में
सेकेंडरी oocyte निकल के आता है, क्या आता है, सेकेंडरी oocyte निकल के आता है बाहर, उससे कौन ले लेता है, फैलोपियन ट्यूब ले लेती है। और जब फैलोपियन ट्यूब ले लेती है तो उसमें फिर फर्दर क्या होता है, डिवीजन होता है। कब, जब स्पर्म आ जाता है, और स्पर्म क्या कर देता है, एंटर हो जाता है, फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, वो एंटर हुआ है, फर्टिलाइजेशन बाद में होगा, और एंटर करते ही क्या शुरू हो जाता है, उसका डिवीजन शुरू हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, डिवीजन, और वो बना लेता है सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ootids, जो कि हैप्लॉइड होती है, जो कि क्या होती है, हैप्लॉइड। ठीक है, कल हमने आपको इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बताया था। शुरू होता है वो, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, पहली बात कब शुरू होता है, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीना। कब तक चलता है ये, एवरेज एनसीईआरटी के अनुसार लेडीज में 50 ईयर तक, और जो बंद हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज। क्या कहते हैं, मेनार्क से मेनोपॉज की जो पूरा टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। क्लियर। इसके बाद हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बताया था, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस किस चीज में चेंज आते हैं, ओवरी एंड यूट्रस में चेंज आते हैं। यूट्रस के कौन कौन से चेंज बताए थे मैंने, कौन कौन से फेज बताए थे, हाँ, फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज यूट्रस में मिक्स मत करो, प्रोलीफरेशन जिसमें यूट्रस की दीवार का रीजनरेट होती है, मेंटेन होती है, और थर्ड क्या है, सेक्रेटरी फेज। ये फेज तो है बेटा यूट्रस की। और ओवरी की कौन कौन सी फेज बताई थी हमने, ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। वेरी गुड। मेंस्ट्रुअल फेज कब कब से काउंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज कब काउंट होता है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से कहा था हमने, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से शुरू हो जाता है। और कितने दिन तक चलता है ये, 1 to 3 या 1 to 5, यानी इसे हम कह सकते हैं 3 से 5 चलता, कितना 3 से 5 दिन तक चलता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, यूट्रस में प्रोलिफरेशन, यानी यूट्रस की दीवार अब अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तैयार होने लगी, है ना, क्योंकि वो ओवा तो बाहर आ गया, अब नेक्स्ट ओवा बनेगा। अच्छा हाँ, ये बात भी है कि भैया 2 ओवरी हैं, तो प्राय ये होता है, ये कल बात शायद मैंने नहीं बताई थी, अल्टरनेटली एक बार एक ओवरी से और दूसरी बार, ऐसा जनरली होता है, लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि कंटिन्यूअसली एक ओवरी से इस महीने भी आए, अगले महीने भी उसी ओवरी से आ जाए। ठीक है, लेकिन बेसिकली जनरली ऐसा होता है, एक बार एक ओवरी से और दूसरी बार दूसरी ओवरी से फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक, हार्मोन्स को भी साथ के साथ पकड़ के चलें इसमें, है ना। अब हार्मोन्स कहाँ कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ओवरी से एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से। ओवरी से कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं, हैं? बिल्कुल ठीक है। और पिट्यूटरी से FSH और LH, एफएसएच एंड LH, एलएच। एफएसएच क्या कर रहा है, फॉलिकल के निर्माण में, इस फॉलिकल के निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है ना, फॉलिकल्स के निर्माण में हेल्प कर रहा है। ये कब से एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव तो ये हो जाता है ना, जैसे ही क्या आता है, ओव्यूलेशन होता है, जैसे ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ये भी एक्टिव हो जाता है। ओव्यूलेशन कराता कौन सा हार्मोन है, LH, है ना। और दोनों का पीक टाइम आप देखेंगे कि बढ़ जाता है, दोनों का सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा सिक्रीशन कब होता है इनका, 14 डेज पे, एनसीईआरटी 14 डेज कहती है, जो 14 जो दिन होता है उस दिन सबसे ज्यादा इनका सिक्रीशन होता है। क्लियर। अच्छा ये बताइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डे का होता है मैन में,
मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग, मैन का मतलब मेल नहीं कहा मैंने। मैन की जब हम बात करते हैं तो मैन जनरली एक टर्म है ना? तो कब होता है ह्यूमन में? कितने दिन का होता है? 28 टू 29 भी साथ के साथ लिखा है, ओब्लिक है ना, 22 दिन का होता है। अच्छा, अब हम आते हैं ओवरी के फेस के बारे में। ओवरी में कौन कौन सी फेस है? ओवरी की फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड न्यूट्रल फेस। इनमें से कौन सी फेस एक्सटेंड हो सकती है और कौन सी फेस हमेशा निश्चित रहती है? न्यूट्रल फेस हमेशा कितने दिन की रहेगी? 14 डेज की रहेगी। जबकि क्योंकि भैया ओव्यूलेशन होगा, जब एक बार ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद 14 दिन ही लगने हैं। उसके बाद कितने दिन लगने हैं? लेकिन अगर ओव्यूलेशन होने में ही डिले हो जाए, ओव्यूलेशन होने में ही क्या हो जाए? डिले हो जाए, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम भी पीरियड भी बढ़ जाता है। मैंने कल एक एग्जाम्पल भी लिया था। अगर किसी लेडी को 38 डेज है, कितना? 38 डेज क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसका ओवुलेशन का दिन कौन सा होगा? 20, क्योंकि मैंने कहा था 14 दिन घटाने होते हैं, जितना उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से कितने घटाने हैं हमें? 14 डेज को सबट्रैक्ट कर दो, तो भैया उस दिन उसका क्या हुआ? जो जिसका ओवुलेशन डे है वो ही उसका, आपने देखा हो ना, वही उसका फर्टिलाइजिंग डे की संभावनाएं ज्यादा है। यानी कि सब में एक डेफिनिट है, ये बात भी ध्यान में रखने वाली है, ठीक है नहीं? क्योंकि आपको हमने बताया था जैसे अभी आप पढ़ेंगे जो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे एक नेचुरल, यस, तो उसमें हाँ 7 से 17 दिन का टाइमिंग जो है फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट होता है ना, या कॉम्प्लिकेटेड होता है। जबकि हमने बिल्कुल पीक टाइम पे बताया था भाई, अगर 28 डेज की है तो कौन सा दिन? 15, 15 से 17 दिन, है ना? क्योंकि वो 24 घंटे ओवा कितने दिन जीता है? 24, और इस पर 72 आवर्स, 3 दिन। ना? स्पम कितना का लाइफ स्पान है? 72 आवर्स। 72 आवर्स। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज शायद मैंने नहीं बताई थी, स्पर्म लगातार बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार हो रहा है ना, और स्पर्म इकट्ठे भी होते रहते हैं, लेकिन फिर लगातार क्यों हो रहा है? जब वो काउंट हो रहा है, एक टाइम ऐसा तो आएगा जब सैचुरेशन आ जाएगा, एक कैपेसिटी होगी, तो क्यों होता रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार? कहाँ जा रहे हैं बाकी स्पर्म? फैगोसाइटोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है? खाए भी जा रहे हैं, उन्हें नष्ट भी किया जा रहा है ना, उन्हें नष्ट भी, इसलिए लगातार होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना? oogenesis में तो आपने देखा कि भैया कितना टाइम लगना है पूरा होने में? नेचुरल साइकिल का पूरा टाइम लेंगी वो तो, है? अच्छा, जब ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के समय में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा पीक पे होता है? किसका पीक सबसे ज्यादा है? एलएच का। तो सेकंड नंबर पे ओवरी के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या है? सेल डिवीजन का। हमने बताया था जब ओवुलेशन होता है, ओवा बढ़ता है तो फोलिकल्स भी बढ़ते हैं, है ना? फोलिकल भी डेवलप होता है। जब आप देख रहे हैं कि 1 से 5 दिन है तो वहां पर oogenesis में फोलिकल्स का निर्माण बढ़ रहा है, और जैसे ही 5 दिन के बाद आता है तो फोलिकुलर स्टेज में एकदम ड्रामेटिकली चेंज आ जाता है ना। प्राइमरी फोलिकल बनेगा, सेकेंडरी फोलिकल बनेगा, फिर टर्सरी फोलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फोलिकल बनेगा, ठीक? ग्राफियन फोलिकल ही ब्रस्ट होगा, उसमें से ही कौन निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte निकलता है। अच्छा, जब वो ब्रस्ट होता है तो उससे पहले फोलिकल का निर्माण भी होगा, तो फोलिकल के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है?
हैं? कौन है? Follicle एफ एस कौन है? एफ एस ठीक। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये सेल डिवीजन चाहिए कब चाहिए? कब चाहिए? भाई फॉलिक्यूल के निर्माण में भी तो सेल डिवीजन हो रहा, फॉलिक्यूल का निर्माण होना और फिर उनकी नंबर्स को बढ़ना, दो अलग अलग चीजें। सेल डिवीजन तो चाहिए उसमें, तो कौन बढ़ाएगा? ये एस्ट्रोजन। जब फॉलिकुलर फेज बढ़ती है तो एस्ट्रोजन का लेवल एक बार फिर बढ़ता है। एस्ट्रोजन का लेवल कितनी बार बढ़ता है? कल मैंने बताया था, 2 बार बढ़ता है। एक तो कब? एक तो कब? जब फॉलिकुलर फेज चल रही है, और दूसरा कब? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्लीवेज के लिए, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन के बारे में क्या है भैया? प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ेगा? जब ओवुलेशन हो चुका होगा, ओवुलेशन हो चुका, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? मेन काम है उसका इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन किसमें होना है? एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम को चुस्त दुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना, तैयार रखना, है ना। इसलिए ओवुलेशन के बाद उसका पीक लेवल आता है। कल बात, ये बात हमने आपको बताई थी, याद है सब बच्चों को? आफ्टर दैट क्या होगा? दो स्थिति आ जाएगी, या तो ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है? नहीं, अभी तो पहले ओवरी में क्या चेंज आएगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। हाँ चलो, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा। किसका? प्रोजेस्टेरोन का। हाँ जी, और एक और बात बताई थी हमने, नहीं, एक और बात बताई थी, याद करो। ओवरी और इससे भाई ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकना भी तो है, हैं? ये कौन रोकेगा? कौन सा हार्मोन आता है? नहीं, हाँ, कौन आता है? HCG आता है। वो कहता है भैया कि इम्प्लांटेशन भी हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, अब आप अपनी सारी एक्टिविटी क्या कर दीजिएगा? रोक दीजिएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कब रुक जाती है? कब तक? जब तक सर फार्चुरेशन है फार्चुरेशन, नहीं बल्कि उसके भी माप तक, ये सर उसके भी लगभग जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है 6 महीने तक कम से कम, है ना। यस सर आगे तब तक वो हार्मोन जो है बना रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब वहां रुक जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा? ओवुलेशन तो हो चुका है, कौन बचा है वहां पे? ओवरी में कौन खड़ा हुआ है? कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस। ल्यूटियम कौन बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम कौन बनाता है? सेकेंडरी ओसाइट में मिल जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ही ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? ये कॉर्पस ल्यूटियम में कॉर्पस। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता है, फिर ये सिक्रीट करता है, फिर बाद वाला सिक्रीट इसके कारण से बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन जो बाद में बढ़ता है, आपने देखा है, तो किसके कारण होता है? कॉर्पस ल्यूटियम के कारण बढ़ रहा है, और वो मेंटेन रखता है किसे? यूट्रस की दीवार को, यूट्रस की दीवार को। चलिए, उसके बाद आफ्टर कि भैया अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, और अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ जो है प्रक्रिया बढ़ जाती है, ठीक।
इसमें 28 डेज लग जाते हैं, 14 दिन शुरू के और 14 दिन ये ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद के। एंड आफ्टर 28 डेज न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन अब हो गया है क्या, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। पहले फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी है, हैं? फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी है, जल्दी बोलिए भाई। 2 गैमेट्स चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए नहीं। फीमेल गैमेट फीमेल के पास है जो चल तो रहा है, हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि वो चलता नहीं है, लेकिन एक्टिवली मूव नहीं करता, वो एक्टिवली मूव नहीं करता। एक्टिवली मूव कौन करता है, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट्स का फीमेल जेनाइटल्स तक जो पहुंचना है उसे हम क्या कहा था हमने, इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन मेनली जो है जो कोइटस होता है, कोइटस क्रिया है उसके द्वारा आता है। इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, स्पर्म आ जाएंगे कहाँ, वेजाइना। वेजाइना से कहा जाएंगे, सर्विक्स पे। और इनमें स्पर्म में क्या होगा, तो बोल रही थी अभी एक टर्म बोली थी तुमने पहले, कैपेसिटेशन होगा। यानी स्पर्म को प्रूव करना होगा कि वो कैपेबल है फर्टिलाइज एग को फर्टिलाइज करने के लिए। क्योंकि हमने बताया था कई बिलियन स्पर्म जो है डिपॉजिट कर दिए जाते हैं वेजाइना में, और उनमें से लगभग 200 से 300 स्पर्म रिमेन रहते हैं कहां तक पहुंचने के लिए, ओवा तक पहुंचने के लिए, है ना। और सारे प्रक्रिया कैपिटेशन प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं, नष्ट हो। कुछ को फैगोसाइटिस हो गया, कुछ टेम्परेचर की वजह से, कुछ एसिडिटी की वजह से, है ना। ये सब के सब क्या हो जाते हैं, कुछ अपने आप में ही कैपेबल नहीं होते तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक, स्पर्म के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो कौन सा स्ट्रक्चर फीमेल एग या ओवम को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, एंट्रेंस करने के लिए, उसमें एंट्री लेने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक्रोसोम। एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है। इसमें होता क्या है एक्रोसोम में, एंजाइम्स भरे होते हैं, नाइफ ऑफ एंजाइम कहते हैं इसे, नाइफ ऑफ एंजाइम। ये किसे हर्ट करता है, किसे, अच्छा, जो ओवा पड़ा हुआ है बीच में उसकी कितनी लेयर है, कौन कौन सी, हाँ, और ये एक्रोसोम किसे पेनिट्रेट करता है, जोना एलोसीटा, उसके साथ अटैच हो जाता है। और जैसे ही वो अटैच हुआ तो क्या होता है, बाद में एक मॉडिफिकेशन आता है, एक बैरियर बन जाता है। अब कोई और स्पर्म इसमें एंटर, हार्डनिंग हो जाती है उसकी, क्या हो जाती है, उसकी जो कवरिंग है उसकी क्या हो जाती है, हार्डनिंग। केवल एक स्पर्म पूरा फिर वो एंटर हो जाता है और उसके बाद कोई स्पर्म एंटर नहीं हो पाता है। क्लियर। तो भैया इतने मिलियन में से केवल एक स्पर्म ही इसमें सेटिस्फाई होता है। इसमें हमने एक चीज और बताई थी, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ, एम्पुला में है। और स्पेसिफाई कर दो, एम्पुला और स्पस के जंक्शन में। एम्पुला तो मेन है, ठीक है। ओवुलेशन में एग आ गया, ओवा आ गया, और स्पर्म भी मूव करके पहुंच गया, है ना। इनके पहुंचने में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए, है ना। इनका लगभग आगे पीछे ही वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें अंतर होगा तो, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन लिखी हुई है कि एवरी कोइटस इज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन और यानी कि कोई भी कोइटस हुआ तो फर्टिलाइजेशन एग हो ही जाएगा, नहीं। उसके लिए जरूरी ये है कि स्पर्म और एग साइमल्टेनियसली पड़े। ये एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बनेगा नीट में, देख लेना, है ना। अब फर्टिलाइजेशन होने में क्या होगा भाई, किसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी किसे कहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स के न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में मिलके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेंगे, एक जाइगोट का निर्माण कर लेंगे, एंड इट इज कॉल्ड
फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइज हो गया एग, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? हाँ? नहीं, एक और चीज होगी। एग जो बना है उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो एक सेल से कितनी सेल बनेंगे? तो 2 से 4 से 8 से 16 सेल बने तो एक ग्रुप ऑफ सेल बंच बन जाएगा सेल्स का, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। नहीं, ब्लास्टोसिस्ट तो नहीं कहेंगे इसे। इसे क्या कहेंगे हम? हैं? कौन सी फेस कहेंगे? एम्ब्रियो की मोरूला। और जो वो टुकड़े हैं ये कौन है? ये है ब्लास्टोमियर्स। ये जो 8 से 16 बने ना ये, इन्हें हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर। अकेला ये ब्लास्टोमियर, एक ये ब्लास्टोमियर, ये ब्लास्टोमियर, और ये पूरी जो संरचना बनी है इसे हम क्या कहेंगे? फेस को मोरूला फेस। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम क्या कहेंगे? मोरूला फेस। ठीक है ना? अब ये मोरूला फेस कहाँ जाएगी? अब क्या होगा? इसके बाद ये सेल ब्लास्टोमियर रीअरेंज होंगी। क्या होंगी? और रीअरेंज होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगी। जब ये रीअरेंज होंगी तो रीअरेंज होने में बेटा ये देखिए एक लेयर तो चारों तरफ आ गई, जिसे हम क्या नाम देंगे? बताओ। हैं? ब्लास्टोमियर्स तो ये सब नहीं सर। ये जो लेयर बन, अब तो रीअरेंज होगी ना, ये गुच्छे से हट गई तो पूरी कवरिंग बना ली से क्या कहेंगे हम? इनर सेल मास। इनर सेल मास तो ये पड़ा है। कोरोना रेडिएटा खत्म हुआ, जो ना पहला सूटा भी खत्म हुआ, खत्म हो गया। इसे इम्प्लांटेशन से पहले वो खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे इसे? ट्रोफोब्लास्ट। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि ये तो भैया ये ट्रोफोब्लास्ट है, क्योंकि अब इन्हें खाना चाहिए, है ना? एक नई लेयर बनेगी, इनका लेयर का नाम क्या है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। और ये है, और एक जगह सेल कुछ इकट्ठी भी हो गई हैं, इन्हें हम कहेंगे इनर मास, इनर सेल मास। ठीक है? और बीच में एक क्या बन गई? इसमें कैविटी भी बन गई, इसे हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील। इसे हम क्या कहेंगे? और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? है ब्लास्टोसिस्ट। वैसे इसे ब्लास्टुला कहते हैं, लेकिन मैमल के, हम ह्यूमन के केस में इसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गई। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो बनी है बेटा, यही इम्प्लांट होगी। यही क्या होगी? इम्प्लांट। अब भाई एक चित्र आपको कल भी दिखाया था हमने, देखा था आपने या नहीं देखा था? देखा था। ये कितनी दीवार होती है यूट्रस में, वॉल में? 3। कौन सी? पेरिमेट्रियम हाँ, और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ये रही भाई एंडोमेट्रियम, सबसे भीतर। सीधे बैठो, खड़े हो जाओ, सवाल का जवाब दो। अब ये जो ब्लास्टोमियर है और ये हमारी ट्रोफोप्लास्ट है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? पिलाई टाइप के, है ना?
क्या निकल आते हैं? हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन विलाई को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा नहीं बना दीजिए, हमने कहा विलाई निकली है इसमें भी, क्योंकि ये भोजन को अवशोषित करेंगे भी। इन्हें कौन से विलाई कहा गया? कोरियोनिक विलाई। ये और यूट्रिन वॉल, ये और यूट्रिन वॉल, ये और आपस में एक वेब बना लेते हैं, आपस में पूरी तरह से फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कौन कौन? यूट्रिन वॉल एंड, और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। जैसे ही यहाँ चिपकता है इसी के साथ यूट्रिन वॉल जो है ना, इस पूरे प्लास्टोमियर को भी कवर कर लेता है, और इसे ही क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है कौन सिक्रीट होने लगता है? ह्यूमन जी हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन। इसके साथ साथ प्लेसेंटल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेट, है ना? ह्यूमन प्लेसेंटल HPL, ये सिक्रीट होता है। और कौन सिक्रीट होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, है ना? अब ये जो HCG है ये क्या करेगा? ये कहाँ जाएगा? यूरिन में तो जाएगा, ये यहाँ आएगा और पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करा देगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करा देगा? ठीक है। और इसके साथ साथ ये बहुत सारी मात्रा में सिक्रीट हो रहा है, तो ये यूरिन में भी रहेगा। और जब HCG यूरिन में रहता है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी किसे मानते हैं? फर्टिलाइजेशन प्लस इम्प्लांटेशन, दोनों काम हो तो ही प्रेगनेंसी है। फर्टिलाइजेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन ना हो तो प्रेगनेंसी है क्या? नहीं है। और कभी बाय चांस, कभी गलती से, क्योंकि हालांकि ऐसा होता नहीं है ना, फर्टिलाइजेशन ना हो और इम्प्लांटेशन हो जाए तो भी प्रेगनेंसी नहीं है ना, तभी है जब दोनों साथ साथ हो। तो ये बता देता है कि भैया यही प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है। इसमें है ना स्ट्राइप्स आते हैं बाजार में बिकती हैं क्या? हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना हमेशा ये बात सत्य कहता है कि भाई प्रेगनेंसी हो गई है, हमेशा, ऑलवेज, यूनिवर्सल है? नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल किन्हीं और कारणों से भी रुक सकता है। स्ट्रेस हो बच्चे के ऊपर, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, है ना? स्ट्रेस, इन्फेक्शन या पुअर हेल्थ, खाना पीना बहुत कमजोर है बच्चा, है ना, इतना प्रोटीन नहीं ले पा रहा है कि, तो ये तीनों कारण भी हो सकते हैं। क्लियर? अब क्या होगा? व्हाट हैपन इम्प्लांटेशन के बाद? इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप करेगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा। क्लीवेज और माइटोसिस, मियोसिस नहीं कहा मैंने, माइटोसिस में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है बताओ? तो माइटोसिस पढ़ा है, एक सेल दो में दो, है ना? और यहाँ पे हम इसे क्लीवेज कह रहे हैं, माइटोसिस तो है ही है ये, लेकिन इसे एक नाम दे दिया हमने क्लीवेज, एक स्पेशल टर्म लगा दी क्लीवेज। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि माइटोसिस का जो रेट है डिवीजन का उससे ये ज्यादा है, इसे तेज है। नंबर दो, जो सेल बन रही हैं इसके बाद, वो माइटोसिस में तो आइडेंटिकल ट्रू सेल बन गई, तो इसमें आइडेंटिकल नहीं बनती, छोटी बनती। सेल्स क्या बनती है पहले से? छोटी बनती है। तो दैट्स व्हाई इट टर्म्स इज क्लीवेज। अच्छा, ये जो आपका पड़ा है कौन कौन है? ये इनर सेल मॉस,
है ना। इनर सेल मास जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, सेल इनर सेल मास जो है वो डिफरेंशिएट कर जाता है। अब सारा एम्ब्रियो इससे बनेगा, किससे बनेगा? इसका क्या रोल है? पोषक पोषक हाँ, प्लेसेंटा बना के क्या पोषण कर रहा है ये, तो है ना। अब पूरा का पूरा एम्ब्रियो किससे बनेगा? इनसे बनेगा। और इनर सेल मास का ये ग्रुप है, ये डिफरेंशिएट हो जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म में। मीजोडर्म बाद में बनता है। मीजोडर्म क्या होता है? बाद। पहले एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में ये डिफरेंशिएट हो जाता है, मीजोडर्म बाद में बनता है। आफ्टर 1 मंथ यानी आफ्टर 4 वीक, आफ्टर 4 वीक, 1 महीने के बाद इस फीटस में क्या डेवलप हो जाता है? हार्ट बीट कब डेवलप होगी? जब हार्ट बने ना, इसमें हार्ट बीट आ जाती है, हार्ट बीट करने लगता है। इसे डॉक्टर महसूस कर लेते हैं स्टेथोस्कोप से बच्चे को, है ना। फिर उसके बाद अगले महीने यानी 2 महीने में क्या बन जाता है? टो एंड डिजिट्स, है ना। फिर 3 महीने में तो काफी अंग बन जाते हैं, 3 महीने में तो इसमें काफी अंग बन जाते हैं, गोनेड्स भी बन जाते हैं, है ना। गोनेड्स भी बन जाते हैं। 5वें महीने में क्या करता है ये? फर्स्ट मूव, है ना। बच्चे का पता लगने लगता है माँ को कि वो मूवमेंट कर रहा है, उसको हाथ पैर कुछ मूव करते हैं, है ना। और आफ्टर 9 मंथ वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है बेबी। और जब बेबी कंप्लीट हो जाता है, उसे क्या करना है? पाश्चुरेशन करना है। पाश्चुरेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? है क्या होना चाहिए? बर्थ क्या रहा है? भारती भाई, पाश्चुरेशन है, क्या होना चाहिए? प्रेशर जो आपकी यूट्रिन वॉल है, जो मायोमेट्रियम है, इसमें संकुंचन होना चाहिए, कंस्ट्रिक्शन होना चाहिए। कैसे होता है? ये एक रिफ्लेक्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रिफ्लेक्स उत्पन्न होता है। और उसके बाद ऑक्सीटोसिन, क्या है? ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होकर इस रिफ्लेक्स को बढ़ा देता है, जिससे बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन संकुंचन होने लगते हैं। और बेबी, न्यू बेबी क्या ले लेता है? जन्म लेता है। ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्लीवेज होके और यहाँ तक का स्टेज है, इसे हम क्या कहते हैं? इसके लिए क्या टर्म है? बर्थ लेना तो पास्चुरेशन है। एक और टर्म मैंने लिखाई थी, जी से याद करो, है गैस्ट्रेशन गैस्ट्रेशन कहते हैं इसे। इसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रेशन कहते हैं। जो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ है ना। क्या कहा हमने इसे? गैस्ट्रेशन कहा था। उसके बाद बच्चा जन्म ले लेता है। फिर क्या होगा? फिर लैक्टेशन होगा। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, जब तक माँ के पेट में। अच्छा, एक और चीज हमने था, एक और चीज थी, ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और जो प्लेसेंटा मदर, प्लेसेंटा को मिलके कौन बना रहा है? मदर या बेबी और मदर दोनों? बताओ। बेबी का क्या लगा हुआ है उसमें? ट्रोफो, हैं? ट्रोफोप्लास्ट ट्रोफोप्लास्ट में मैंने बताया ना, बिलाई बने हैं जी सर वो, और उसकी यूट्रिन वॉल और उसकी ब्लड वेसल्स, तो दोनों है भैया उसमें। नीट में आया हुआ है क्वेश्चन कि प्लेसेंटा मिलके कौन बनाता है। और इसके बाद प्लेसेंटा का काम क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करना बच्चे को, न्यूट्रिशन देना। इसके जो वेस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर वेस्ट है, उन्हें इससे लेके बाहर निकालना। और इनके बीच प्लेसेंटा और ये जो एम्ब्रियो है, इसके बीच कनेक्शन किसके माध्यम से बनता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन बनती है बेटा? अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है, जो इन दोनों के बीच में कनेक्ट रहती है। इज दैट क्लियर? यस सर हेलो, कौन सा प्रश्न? सर,
मेरी अभी क्या पता लगी तो क्या बोले हम, कहाँ थे, किस पॉइंट पे थे हम, अम्बिलिकल कोड में। ठीक है, आज एक न्यूज थी अम्बिलिकल कोड के बारे में, अमर उजाला किसी ने पढ़ा, पढ़ी है ना। क्या न्यूज थी बताओ, देखो ये बच्ची कितनी वो है फैक्चुअल कि बच्चे अपने मतलब की चीज को जरूर पढ़ते हैं, है ना। एक न्यूज थी कि अगर अम्बिलिकल कोड को काटने में जितनी देरी की जाए, बच्चे की सर्वाइवल जो है उतनी ज्यादा रहती है। यानी एकदम ऐसा ना बच्चे का बर्थ हुआ और एकदम अम्बिलिकल कोड काट दे, उसमें थोड़ा एक रिसर्च है ना, जिनकी डिले की गई तो बच्चे की सर्वाइविंग चांसेस भी जो है बढ़ते हैं। आज अमर उजाला में ये न्यूज थी। ठीक है, तो हमें अपडेट भी रहना चाहिए कुछ चीजों के बारे में, जिससे हमारी नॉलेज जो है अपडेट होती रहे। ठीक है, तो भैया अब बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद क्या होगा भाई, लैक्टेशन होगा, लैक्टेशन चाहिए, है ना। बच्चे को फीडिंग चाहिए, और फीडिंग किसके द्वारा होगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क को प्रोड्यूस करने। देखो एक चीज और थी, हाँ, एक रिलैक्सिन हार्मोन का भी हमने जिक्र किया था आपने, लेटर ऑन प्रेगनेंसी के लेटर ऑन कौन सिक्रेट होता है, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है ना। एनसीईआरटी कह रही है होता है, तो हमने मान लिया होता है। ठीक है, हालांकि मैन में इसके बारे में डाउट है, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं है, एनसीईआरटी ने कहा है भाई रिलैक्सिन होता है, तो हम भी मान के चले मैन में भी होता है। और रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन कंस्ट्रक्शन करता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा चौड़ा करता है ना, और बच्चा जन्म ले ले। इसके बाद लैक्टेशन है, लैक्टेशन में कौन कौन से हार्मोन है, अभी बेबी हार्मोन में खेल है, कौन कौन से हैं भाई बताओ लैक्टेशन में, प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है। तो अच्छा इस टाइम पे ना, जब प्रेगनेंसी होती है तो कई हार्मोन के लेवल तो अपने आप बढ़ जाते हैं, कोर्टिसोल बढ़ जाता है, थायरोक्सिन बढ़ जाता है ना, ये भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी ये हार्मोन जितने भी बढ़ते हैं, ये बच्चे की हेल्थ के लिए और माँ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनका लेवल भी क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, इन हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी है मदर को, है ना, जब तक वो सॉलिड लेने के लायक नहीं बन जाता, जब तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे ही जीवित रहना होता है। इज दैट क्लियर। तो एक बार और रिवीजन हो गया आपका इसका, तो मेन मेन हार्मोन्स, मेन में अच्छा हाँ एक और चीज है, बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। जब कुछ भ्रांतियां भी हैं, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, तो गांव में हमने अब भी देखा है कि भाई मदर का जो दूध आया है ना, उसे निकाल दो, ये गंदा दूध है, जबकि आज की साइंस कहती है यार कोलेस्ट्रॉल है वो भाई, उसमें तो बहुत सारे एंटीबॉडीज है, वही दूध पिलाओ बच्चे को, है ना। और अगर किसी लेडी की जो डिलीवरी है वो कहाँ हुई है, नर्सिंग होम में हुई है, डॉक्टर्स के यहाँ हुई है, तो वो सबसे पहले डॉक्टर खड़ी होके पिलवाती है कि नहीं हमारे सामने पिलवाओ ये दूध, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कुप्रथाएं हैं, कुछ प्रथाएं चल रही हैं कि भाई ये दूध देखने में वैसा नहीं लग रहा जैसा है, तो इसलिए इसे नहीं पिलाते कुछ, लेकिन वो दूध बच्चे के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसमें बच्चे में बीमारियों से लड़ने की क्या पैदा होती है, शक्ति होती है। तो बच्चे जो ज्यादा बार बार बीमार होते हैं ना, तो उन्होंने माँ का कोलेस्ट्रॉल कम पिया होगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल की फीडिंग उनकी कम रही होगी, ये कोलेस्ट्रॉल है भैया। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या चीज होता है ना, ध्यान में रखना है ये। तो कभी कोई कोई चीज जो है निकल जाती है दिमाग से। तो इस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन समाप्त। ठीक है, अब आपको सारी बातें पता लग गई, सारी टर्म्स पता लग गई,
ये टर्म्स याद किया कीजिए, मैं कल भी पूछूंगा तो कल भी आधे बच्चे गोल हो जाएंगे। बैठे अभी तो हाँ जी करते रहते हैं, कल पूछूंगा मैं, नाम गायब हो जाएंगे। कोई हार्मोन्स का नाम भूल जाओगे, किसी अंग का नाम भूल जाओगे, उसकी पोजीशन भूल जाओगे, टाइम भूल जाओगे, उसकी पोजीशन भूल जाओगे, है ना। ये सब याद होना चाहिए। ये फिल्म चलती रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि भैया इस तरह से पॉइंट पढ़ाए जाते हैं और ऐसे ही याद होने चाहिए। हम जिक्र करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे। अब आपने रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में तो जान लिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मतलब, दूसरी का क्यों भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या मतलब? सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पर हमें अपनी वंश परंपराओं को आगे बढ़ाना है। वंश परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने अभी बताया, जैसे पढ़ा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अनाशय नहीं होती, उसके लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, दोनों चीजें, ऑर्गन्स भी और बिहेवियर, वो रेस्पॉन्सिबल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके हेल्दी हो, फंक्शनिंग हो, वेल फंक्शनिंग हो, एक तो बात ये समझ में आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। और अगर इससे भी बड़े प्रोस्पेक्टिव में से लेके जाए, ये केवल रिप्रोडक्शन नहीं है, आप जंगली थोड़ी ना है, वी आर ह्यूमन बीइंग, उसमें इमोशन भी आती है, हमारा बिहेवियर भी आता है, सोशल एटीट्यूड भी आता है ना। यानी हम हेल्दी हों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी, हम हेल्दी हों अपने बिहेवियर में भी, हम हेल्दी हों अपनी इमोशन में भी, इमोशन के हेल्दी होने का मतलब समझते हैं ना, और हम हेल्दी हों जो रिप्रोडक्टिव क्रिया है उसमें भी, उसकी सोच में भी, हम में कोई दिमाग में भूसा ना भरा हो, है ना, हम में केवल गलत मिसकॉन्सेप्शन ना हो, गलत प्रथाएं ना हो, हम में गलत भ्रांतियां ना हो। तो इन सब को दूर करने के लिए सरकार को लगा कि भैया ये बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जरूर बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस हैं, सच्चाई से भाग नहीं सकते, ये एक आवश्यक चेंज है जो हमारे शरीरों में होते हैं। और अगर उन्हें सही टाइम से और सही मंच से, सही माध्यम से सही जानकारी नहीं दी जाएगी, तो वो बच्चे इधर उधर से भ्रांति युक्त गलत जानकारियां लेके अपने आप को भ्रांतियों से शिकार बन जाएंगे और एक गलत परंपराओं में, गलत व्यवहार में, दुर्व्यवहार में फंसने की उनकी पूरी संभावना रहती है। और जब आप जानेंगे कि भाई कोई चीज क्या है, कैसे एक्ट करती है, कब एक्ट करती है, क्यों एक्ट करती है, तो आपको उसके अच्छे और बुरे के बारे में भी जरूर पता हो, और हम अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रख पाए। अभी आपने देखा होगा, एक एक लेसन में, मैं जो पिछले लेसन में आया था, एक चीज छूट गई थी, एक साइड नोट लिखा हुआ है, जहां मेंस्ट्रुएशन साइकिल दिया हुआ है, वहां पे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन दिया हुआ है, देखें आप, ये देखो साइड नोट में है ना, ऊपर क्या हेडिंग डाला, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है? आप जानते हैं कि आज के दौर में जब किसी भी हमारी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसे सैनिटरी पैड की सलाह दी जाती है, या तो सैनिटरी पैड यूज करे, अगर वो घर के क्लॉथ यूज करती है तो बहुत अच्छी तरह से धुले हुए और सूखे हुए होने चाहिए, है ना, होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि बच्चियों में इन्फेक्शन लगने का खतरा है, और अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फेक्ट हो गए तो आने वाली संतानें हम स्वस्थ कैसे ले पाएंगे, वो भी इन्फेक्टिव होंगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो वहां पर आपको सलाह दी जाती है कि भाई, लेडीज को सलाह दी जाती है क्या इस्तेमाल करें, सैनिटरी पैड, सैनिटरी पैड इस्तेमाल। अगर आप 10th क्लास में होंगे, और 10th क्लास में भी ये लेसन है, 10th क्लास में भी ये वहां पे भी आपने पढ़ा होगा बॉयज के लिए एक रिक्वायर, एक कि भाई वो भी अपने जो आपके
सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनकी अच्छी तरह साफ सफाई रखें, क्योंकि ये इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि नमी में रहते हैं, पानी की नमी में रहते हैं, और यहाँ बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा इन्फेक्ट आप बता किसी को रहे नहीं हो, इन्फेक्शन इन्फेक्शन लिए घूम रहे हो, तो 10 और लोगों को एसटीडी फैलाएंगे आप। एसटीडी का नाम सुना है आपने? Yes. क्या है एसटीडी की फुल फॉर्म? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीज, अब इसका नाम एसटीआई कर दिया है, जानते हैं आप? सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। आप औरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, है ना? और किस वजह से? कि आप शर्मा शर्माई बता नहीं रहे हो, किसी से जिक्र नहीं कर रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं रहे हो, अपने साथियों से उल्टी सीधी सलाह लेके किसी नीम हकीम के चक्कर में पड़े हुए हो, और इस बीमारी को फैलाए जा रहे हैं। तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस लेसन की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, हमें जानने का हक है कि वो क्या है और कैसे काम करते हैं और क्यों करते हैं और कब करते, कब हमें उसे कैसे साफ सफाई रखनी है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो इसका एस्पेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखा कितने सोसाइटी में कितने क्राइम सेक्सुअल अब्यूज की वजह से होते हैं, सेक्स की वजह से कितने क्राइम्स होते हैं हमारी सोसाइटी में। तो जब हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां, हमारे बेटे बिल्कुल एक्टिव होंगे और बिल्कुल हेल्दी होंगे सेक्स के बारे में, तो वो इस तरह के क्राइम करने की तरफ नहीं जाए। हम तभी क्राइम करते हैं जब हम गलत धारणाएं पालेंगे, तो क्राइम घटेगा। है ना? एक दूसरे के प्रति हम रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे तो निश्चित रूप से वो क्राइम घटेगा, है ना? अन्यथा हमारे समाज में और एक समाज अगर बीमार होता है तो बीमार होने का मतलब है, ये एक परंपरा है। सेक्स एक ऐसी चीज है जहां से बीमारी शुरू होती है, उसका कोई एंड नहीं होता। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उन भ्रांतियों को, उन गलत धारणाओं को, उन तथ्यों को पहचाने जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्लियर? भारत सरकार सबसे पहले कि भाई एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम लोगों के बीच में हो, सबसे पहले इन 1951 भारत एक पहला देश है जिसने साइंटिफिकली ये बात कहने की ये जिम्मेदारी ली और ऐसे कार्यक्रम सरकारी तौर पर चलाए, जब इसे परिवार नियोजन का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया था? अभी से परिवार कल्याण परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब इसका प्रोस्पेक्टिव बहुत बड़ा हो गया है, इसका नाम भी बदल दिया, इसका नाम भी बदल दिया परिवार कल्याण कर दिया है। परिवार कल्याण कर दिया परिवार कल्याण कल्याण, है ना? क्या कर दिया इसे? परिवार कल्याण एंड चाइल्ड केयर, है ना? बच्चे की भी हमें, अब हमें इसमें माँ की भी देखभाल करनी है और बच्चे की। हमें बताना है कि सबसे प्रेशियस कौन है हमारे समाज में। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी हेल्थ और उसके पेट में पलने वाला बच्चा सबसे प्रेशियस चीज है। और आपने देखा होगा आज भी, हालांकि कुछ फॉरवर्ड लोग, कुछ सेल्फिश लोग उस चीज को नहीं मानते। अगर आप कहीं बस में सफर कर रहे हैं और बस में कहीं भीड़ है और आप बिल्कुल स्वस्थ होकर बैठे हुए हैं और एक प्रेग्नेंट लेडी उसमें चढ़ती है, इसका पता है कि भाई प्रेग्नेंट है ये, तो सब लोग उसे रेस्पेक्ट देते हुए अपनी सीट छोड़ देते हैं। हालांकि हमारे समाज में आजकल ये धारणा जो है बहुत तेजी से गड़बड़ हो रही है ना? अपना सेल्फिश होते जा रहे हैं हम लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कोई गर्भवती महिला है तो सबसे पहले उसे रेस्पेक्ट देके सीट दी जाती थी कि भाई आप बैठिए, आपके पास दो जाने हैं, उन्हें दिया जाता। बुजुर्ग है तो उसे दिया जाता। हालांकि आजकल ये सम्मान जो है धीरे धीरे घट रहा है, तो इसकी फिर जरूरत है आपको बेटा, आप समझें उनकी वैल्यू को, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी बन, एक महिला हमारी सोसाइटी के निर्माण करने में हेल्प कर रही है। 9 महीने तक एक वो भ्रूण को पालती है, जिससे कि सोसाइटी में एक नया व्यक्ति आए, हमारा समाज जो है सोसाइटी आगे बढ़े। तो इसके लिए वो सम्मानित तो अपने आप में है। तो यही सम्मान हमारे बच्चों में जाना चाहिए, हमारी फैमिली में आना चाहिए। हर एक माँ बाप बेटी को तो सिखाना ही चाहिए, लेकिन बेटे को उससे ज्यादा सिखाना चाहिए कि भाई बाहर आप जाएं और किसी लेडी को देखें
तो उसका सम्मान ऐसे ही करें जैसे वो हमारा है। उसे उसी दृष्टि से देखें, है ना? हर हर व्यक्ति को आप एक ही दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? ये धृष्टता आप कैसे कर सकते हैं? क्या आप उसके लायक हैं? आपकी कैपेसिटी है। समाज ने एक रूल बनाया है, व्हेन यू गो टू मैरी विद अदर बॉडी देन यू थिंक अबाउट दैट। और यही भावना हम में होनी चाहिए कि भाई जब आप मैरिज के लायक हो गए हैं और आपको समाज में एक नियम है कि आपकी मैरिज कर दी जाएगी और उसके पार्टनर के साथ आपको रहना है, तो वही तो आपका लाइफ पार्टनर है। इसके अलावा आप कुदृष्टियां कैसे डाल सकते हैं दूसरों पर? अगर डाल रहे हैं तो आपकी परवरिश में खोट है, को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया गया कि भाई कैसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए लेडीज की, है ना? तो बेटा सब इन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें समाज में महिलाओं का सम्मान करना आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है हमें समाज और हम सेल्फिश हैं, तो भैया आप जानवर हैं। यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग। आप जंगल में रहते हैं, समाज में तो रहते नहीं। हालांकि ऐसे भेड़िए जो है हमारे समाज में आज भी मौजूद है ना? उसके लिए सरकार ने उनके लिए तो बस फिर वही चाहिए, है शूट एंड डाई। उनके लिए तो सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वो समाज वो तो अगर जो जिनके पास है वही तो फैलाएंगे। अगर एक संस्कारी माँ है तो अपने बच्चे को क्या देगी? अच्छे संस्कार देगी। और अगर एक अपराधी व्यक्ति है जिसके मन में अपराध है और जिसके मन में कुप्रथाएं और कुभ्रांतियां हैं, तो वो वही आगे फैलाएगा। तो उसको तो समाज में वही रुक जाना चाहिए। बीमारी को आप रोकते हैं ना, तो वो बीमारी है समाज की। तो बच्चों, परिवार नियोजन के रूप में ये कार्यक्रम चलाए गए। इस परिवार नियोजन 1951 में पहले हमारी सबसे पहले भारत सरकार ने चलाया। अब क्यों जरूरत पड़ती है ऐसे कार्यक्रम को चलाने की? देखिए, मैंने कहा है कि हम एक सोसाइटी में रहे, हम सब अपना जीवन स्तर अच्छा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अच्छा जिए, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, हम अच्छे रहें, हमारा व्यवहार अच्छा हो, सोसाइटी अच्छी। ये बहुत सारी डिमांड्स है हमारी। ये कैसे आए? हमारी अर्निंग जिससे हम ये कर सकते हैं, वो अर्थ जुड़ा हुआ है। भाई हर चीज से क्या जुड़ गया? अर्थ। अर्थ का मतलब पैसा, मनी, धन। हर चीज से हमारा क्या जुड़ा है? अर्थ। अर्थ से ही हम खरीद सकते हैं। उस अर्थ का हमारे पास मैनेजमेंट कैसे हो भाई? कैसे? हाउ विल मैनेज इट? हम मैनेज कैसे करें इसे? एक प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, एक नियोजन करना पड़ेगा परिवार के साथ। आप ऐसे नहीं हो सकते कि आपकी आमदनी 100 रुपए है और आपके घर में इतने सारे मेंबर हो जाएं कि आप उनका पेट ना भर सकें। दैट इज रॉन्ग। आप उनसे जानवरों वाली नहीं, इंसानों वाली जिंदगी जिलाने का वायदा करके इस दुनिया में लाते हैं। और यही वो बात है कि भैया 9 मंथ रखा है एक टाइम, और 1 एम्ब्रियो 1 टाइम, है ना? एक बच्चा। अब वो अलग होता है, ट्विंस हो जाते हैं, उसकी कहानी अलग है, वो बाद में बताई जाएगी। ट्विंस कभी कभी रेयर हो जाते हैं, लेकिन वो रेयर केस है, वो जनरल केस नहीं है। तो भैया इन बच्चों के ऊपर हम सोसाइटी कैसे फोकस करें, आप कैसे फोकस करें, आप कैसे प्लान करें अपनी फैमिली को कि आप अपने परिवार की जो जीवन स्तर है उसे अच्छा बना सके। आप भी चाहते हैं कि आप जब हॉस्पिटल में जाएं तो आप बहुत अच्छी तरह से ट्रीट हो, आपका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया, है ना? आप जब जाते हैं आप भी चाहते हैं कि आपको भी ट्रेन में बहुत साफ सुथरी सही जगह मिल जाए। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को भरपूर पोषण डाइट मिले, उन्हें प्रोटीन भी मिले, फैट भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे महल में, अच्छे मकान में रहें, उन्हें वस्त्र अच्छे और उन्हें फैसिलिटी अच्छी मिले। सब चाहते हैं ये। हाउ इट इज पॉसिबल अगर हम प्लान नहीं करेंगे? अगर मेरी आमदनी मान लिया 10,000 रुपए है और मैं समझता हूं कि भाई मैं एक अपने इन 10,000 रुपए में मैक्सिमम एक बच्चे को और एक पार्टनर को खुश रख सकता हूं, तो आई विल मैनेज इट है। अब अगर मैं इसे बढ़ा लूंगा, आमदनी वहीं टिकी हुई है। मैं 10,000 से मैक्सिमम कितनी आमदनी कर सकता हूँ? 12 12। ज्यादा ज्यादा 20,000 कर सकता हूँ, मान लिया, सपोज कीजिए, कभी भी कर लिया मैं। लेकिन 10,000 एक के लिए सही थी। अब यहाँ पे अब भैया मैं इन्हें कैसे तो सही सबको एजुकेशन दूं,
कैसे इन सब का इलाज कराऊं, तो मैं लापरवाह हूं, मैं क्या हो जाऊंगा, मैं अच्छी शिक्षा उन्हें नहीं दे पाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागने लग, क्योंकि मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। मेरी कैपेसिटी क्या हो चुकी है, खत्म। तो यहाँ पर नियोजन की जरूरत होती है कि भाई फैमिली को हम प्लान करें, वो हमारे हाथ में है, वो हमारे हाँ, हाथ में, हम उसे प्लान कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा पे है ना। तो इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। पहले हम दो हमारे दो का नारा था, हम दो हमारे तो और अगर आप सोसाइटी में जाएंगे, हम बड़े बड़े शहरों की सोसाइटी में अगर पहुंच के हो गया है कि भाई हम दो और हमारा एक, हम दो और हमारा एक, आज की जरूरत है, ये जरूरत है, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप बढ़िया पोजीशन में आ जाएंगे, आप देखो जापानीज ऐसा देश है, जापान ऐसा देश है, वहां पर बच्चों की कमी पड़ गई है, वहां बच्चों क्या पड़ गई है, कमी, फर्टिलिटी कम हो गई है वहां पे टेंशन की वजह से। आप भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि आपको जब नहीं कर पाओगे तो टेंशन में आओगे, टेंशन क्रिएट होके आप अपनी फर्टिलिटी को धीरे धीरे खो रहे हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ेगी तो समाज में उत्कृष्ट मेंबर नहीं आएंगे। आपने देखा था कि भैया फर्टिलाइजेशन में इतने बिलियन में से एक श्रेष्ठ स्पर्म पहुंचा है, तो वहां तो श्रेष्ठता आ गई, लेकिन बाहर आके तो भैया इनमें श्रेष्ठ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे भी तो हमें श्रेष्ठ चाहिए, हमें भी तो, हमें नागरिक श्रेष्ठ और स्वस्थ चाहिए, जितनी स्वस्थ मानसिकता के होंगे उतना ही अच्छा हमारा काम होगा। अगर इनकी मानसिकता स्वस्थ नहीं होगी तो भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि भैया हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी फैमिली को प्लान करने के लिए। इसके अलावा और क्या जरूरत है भाई, इसकी और क्या चाहिए, हम अपने ऑर्गन्स के बारे में अच्छा हाँ, इसमें हम वो भी पढ़ते हैं, कुछ पेयर ऐसे भी होते हैं जो इम्पोर्टेंस होते हैं, यानी वो क्या नहीं कर सकते, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो ध्यान उनका भी है कि भैया इन्हें भी ध्यान, इनके लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम कैसे उन्हें संतान सुख दे सकें, जिससे वो माँ बाप भी एक संतान पा सकें, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा और क्या अध्ययन करते हैं, क्या स्टडी है इसमें कि भैया अगर ये जो इन्फेक्शन लगे हैं इन बीमारियों का इलाज है। अगर हम बीमारी नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे ढूंढेंगे, पहले तो बीमारी बतानी पड़ेगी ना हमें कि भाई बीमारी है भी या नहीं, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ बीमारियां ऐसी है समाज में, कुछ हेरिडिटरी बेटा बीमारियां हैं जिसका हमें नहीं पता लगता, क्या है ऐसी बीमारियां जानते हैं आप, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी, कौन, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एक है सिंड्रोम्स, है ना, सिंड्रोम्स हैं, वो बन जाते हैं। तो भैया ये ऐसे हैं जेनेटिकली बीमारी। अब यहाँ पर तो देखो भैया, जब जेनेटिकली एक कोई घटना हो गई तो भैया हाउ इट इज, ये कैसे होगा। एक मैंने आपको बताया था RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की घटना, जब मैंने ब्लड ग्रुप पढ़ाया था तो आपको बात बताई थी वो मैंने, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम सामने नहीं देख सकते, वो केवल स्पेशलिस्ट जो हमने आज का ज्ञान अर्जित कर लिया उसी आधार पे हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तो बेटा इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा तो हम हेल्दी सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी हेल्दी सोसाइटी में क्या है, देखिए भाई सोसाइटी कैसे बनी है, ये पेरेंट्स हैं, ये इसका बच्चा है, इनकी ख्वाहिश है ये बड़ा हो, सफल हो, शादी करे और ऑफ स्प्रिंग को बढ़ाए, यही तो है। लेकिन अगर यही स्वस्थ नहीं है तो ये कहां से स्वस्थ होगा, और जब ये स्वस्थ नहीं है तो ये तो रेस रुक जाएगी बेटा, सीधा सा सोच, सीधा सा फंडा है, ये रेस क्या हो जाएगी, इस समाज में कैसे लोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जो अस्वस्थ, जो अस्वस्थ, उनकी डिमांड तो नहीं बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो अब इसके लिए क्या किया, टाइम हो गया, 1 मिनट और, हाँ ठीक है। अब इसके लिए भाई हमने प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले तो हम अपने ऑर्गन्स के बारे में अवेयर रहें, कहीं भी हम चेंज देखें तो हम कंसल्ट करें अपनी मदर से, फादर से,
या कोई क्लोज, बहुत क्लोज और आपके विश्वसनीय रिलेटिव है उससे, या बहुत क्लोज और सच्चा दोस्त है उससे। इन सबकी जिम्मेदारी है, हमारे पेरेंट्स की, हमारे क्लोज रिलेटिव्स की, हमारे फ्रेंड्स की एंड टीचर्स की। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर टीचर को भी सम्मिलित किया गया एजुकेशन में, क्योंकि इसलिए एजुकेशन में डाल दिए गए, है ना। जो आपने देखा होगा सेक्स एजुकेशन को हिस्सा बना दिया गया है कि हमारे बच्चे जाने, पढ़ें, समझे, भ्रांति में ना रहें, संकोच में ना रहें। और इस संकोच की वजह से बहुत नुकसान होने से पहले ही हम इस दुर्घटना से सावधानी बरतें। सावधानी रहो तो दुर्घटना नहीं होगी। अगर दुर्घटना तभी होती है जब आप सावधान नहीं है, असावधान है, लापरवाह है। क्लियर? तो भैया इसके लिए पहले तो प्रचार प्रसार किया जाए शिक्षा का, इनके बारे में बताया जाए। और नंबर 2 बात यह है बेटा कि हम उन सारी की सारी बीमारियों को पहचाने, जाने, उन सारे के सारे मेथड्स को जाने जिन्हें हम अपना सकते हैं और अपनाकर एक हेल्दी चाइल्ड इस दुनिया में बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ,